नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अंतर्गत राजभाषा के द्वारा आयोजित हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार 2023-24 के अधीन विभिन्न श्रेणियों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर चयनित और इस समारोह में उपस्थित 12 साहित्यकारों या संस्थाओं को पुरस्कृत किया। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की शिक्षा दीक्षा तथा उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में विशिष्ट योगदान के लिए जियालाल आर्य को बाबा साहेब आम्बेडकर पुरस्कार दिया गया। इसके अंतर्गत उन्हें अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह और 5 लाख रुपए की पुरस्कार की राशि प्रदान की गई। सृजनात्मक लेखन के लिए सामाजिक समरसता को निरूपित करने में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर शिवनारायण को बीपी मंडल पुरस्कार दिया गया। उन्हें अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह और 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। उपन्यास, कविता, आलोचना आदि में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर महेंद्र मधुगर को नागार्जुन पुरस्कार दिया गया। उन्हें अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह और 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। आंचलिक कथा लेखन के लिए उसमें विशिष्ट योगदान के लिए ऋषिकेश सुलभ को फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें भी अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह और 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। ऐसे में तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, उन्हें सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में 21 एकड़ के भूखंड पर निर्माण कराए जा रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साइंस सिटी के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और साइंस सिटी के परिसर तथा विभिन्न भागों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी विज्ञान के प्रचार प्रसार के विश्व के बेहतरीन केंद्रों में से एक है और अपने आप में विशिष्ट होगा। इस साइंस सिटी के निरीक्षण और निर्माण को लेकर कई विशेषज्ञों से भी राय ली गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेमोक्रेटिक मिशन का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम यह कतई स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई विदेशी नागरिक जो भारत का नागरिक नहीं है, घुसपैठिया बनकर हमारे देश में रहकर भारतीय संसाधनों पर कब्जा करे। भारतीयों का हक किसी भी हाल में विदेशी नहीं ले सकता। इसके लिए चाहे कितने भी कड़े कदम उठाने पड़े, सरकार और मैं पूरी तरह उसके साथ खड़ा हूं। इस दौरान पीएम मोदी द्वारा लालटेन युग के जिक्र पर चिराग ने कांग्रेस और राजद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक बांटो और शासन करो की राजनीति की, जबकि राजद ने हमेशा जाति समीकरण की राजनीति को सीने पर तमगे की तरह लगाया। जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं, उन्होंने ही हमारे देश का और हमारे प्रदेश का खास तौर पे सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। कांग्रेस जैसे दल, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल, इन लोगों ने न सिर्फ हमारे देश को, हमारे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, बल्कि जिस स्तर पर भारत आगे बढ़ सकता था, कांग्रेस का नेतृत्व, इसकी जगह अगर कोई और नेतृत्व इतने लंबे समय तक देश में रहता तो संभवतः आज बनस्पत दूसरे देशों के हम लोग कई गुना आगे रहते। पर अगर हम लोग एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, संभवतः इस लक्ष्य को बहुत पहले हम लोग पूरा कर सकते थे। आज से पहले किसको पता था कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है। आज ना से 5वें से हम लोग चौथे पर आए, बल्कि तीसरे
नंबर पर जाने की दहलीज पर हम लोग खड़े हैं। ये तभी संभव है जबकि देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में हो। थैंक यू। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में राजद का प्रदर्शन 2010 से भी खराब होगा। अशोक चौधरी ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में मुस्लिम समाज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट देगा। उन्होंने महागठबंधन के नेताओं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरह से वे चुनाव चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार दौरे के दौरान इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। हम लोग किस रूप में अपना पार्टी का तैयारी है, जो बिहार को बदला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग बिहार को खाया है, जिस बिहार को 3.4 के विकास दर से बिहार आगे बढ़ रहा था जब 15 साल में आरजेडी के शासनकाल को मिला था, और उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी को ओपन किया था। हर एक राज्य, आप डेटा उठा के देखिए इंडियन इकोनॉमी सर्वे का, कि हर एक राज्य आगे बढ़ा, अपना विकास दर को बढ़ाया, और बिहार अपने विकास दर को गिरा दिया। 2.5 पर नीतीश कुमार ने विकास दर को पकड़ा बिहार में, और आज 10.4 के विकास दर पर है। तो जो लोग किया है, जिसने बोला है, जिसने किया है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये लोग दो झूठ मूठ का हवा बना रहे हैं, वोट बाट तो है नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि 2010 के से भी खराब इनका रिजल्ट इस बार होगा, और एक बड़ा तबका जो मुसलमानों का है वो भी इस बार हमारे साथ आएगा, और यादवों का वो भी हमारे साथ आएगा। पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में अब तक 55 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। साथ ही करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। टीम ने 12 से अधिक बैंक खातों का ब्यौरा निकाला। छापेमारी के दौरान ईओयू टीम ने पाया कि भारी मात्रा में नकदी को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। विनोद कुमार राय वर्तमान में सीतामढ़ी में पदस्थापित हैं और मधुबनी जिले का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। इस छापेमारी से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। जांच एजेंसी का मानना है कि बरामद दस्तावेज और बैंक डिटेल से और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अब खबरें झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के कांके रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में देर शाम राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 35वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने झारखंड के अलग अलग जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे कुल 51 कैदियों को रिहाई पर बड़ा आदेश जारी किया है। इस बैठक में रिहाई से संबंधित 37 नए मामलों के साथ साथ 66 वैसे कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किया गया था। मुख्यमंत्री ने आजीवन सजा काट रहे कुल 103 कैदियों को मुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद द्वारा रिहाई के लिए सीएम द्वारा अनुशंसित एक कैदियों की फाइल पर गंभीरता से विचार किया गया, जिसके बाद उन्होंने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति, न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन अधिकारियों के फीडबैक की जानकारी ली। इसके साथ ही सोरेन ने संबंधित अधिकारियों से यह कहा कि राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में समीक्षा के बाद राज्य के कारागारों में 14 वर्ष या उससे अधिक समय से सजा काट रहे वैसे कैदी जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और जेल में उनका आचरण अच्छा है, उन्हें रिहा किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि रिहाई से संबंधित अनुशंसित मामलों में कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें कैदियों के बीमार होने और कुछ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने की बात कही गई है। उन सभी मामलों के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार कर ऐसे कैदियों को शारीरिक और मानसिक चिकित्सा प्रदान की जाए। चिकित्सा के उपरांत डॉक्टर्स द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार वैसे कैदियों की रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए ताकि वे अपना जीवन सुचारू रूप से व्यतीत कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोडरमा जिला समेत पूरे झारखंड के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने कल शाम वीडियो लिंक के जरिए वैशाली गया कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन को
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे जुड़ी है एक रिपोर्ट के अनुसार वैशाली गया कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन का परिचालन सोमवार को छोड़ सप्ताह के बाकी 6 दिन किया जाएगा। इस ट्रेन के परिचालन से न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ट्रेन के जरिए झारखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी लोगों को जानने का मौका मिल सकेगा। वैशाली गया कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन के परिचालन से कोडरमा समेत आसपास के जिलों के लोगों को राहत मिलना तय है। इसमें बिहार के नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, सोनपुर, हाजीपुर जैसे जगहों पर जाने में आसानी होगी। इस दौरान वैशाली गया कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन के कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी किया गया। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के पहले दिन ही रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। इस मौके पर पहुंचे पत्रकारों से बातचीत में मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि मानसून सत्र में एनडीए राज्य के ज्वलंत और बड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा। बैठक में मानसून सत्र के आगामी कार्यकाल के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी और उस वक्त जदयू विधायक सरयू राय, आसू विधायक निर्मल महतो और लोजपा विधायक जनार्दन पासवान सहित बीजेपी के विधायक भी मौजूद रहे। एक 130वें संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में शुक्रवार देर शाम राजधानी रांची में मोदी सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। उधर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल जेडीयू के विधायक सरयू राय ने मोदी सरकार के बचाव में जेएमएम पर पलटवार करते हुए इस विधेयक का खुलकर समर्थन किया। तो सूर्या हांसदा की हत्या है, ज्वलंत मुद्दा है। दूसरा, कानून व्यवस्था राज्य सरकार में बहुत लचर हो गई है। इसी के तहत एक बड़ी गार्ड का मामला उठा था कि किस तरह से किस आधार पर पुलिस का बड़ी गार्ड लोगों को दिया जा रहा है। एक विषय है। विधायकों की शिकायत थी किसी के पास 2 बड़ी गार्ड हैं, मगर उनके प्रतिद्वंदी जो हार गए चुनाव उनके पास 4 बड़ी गार्ड हैं। ऐसे ऐसे लोग जो समान स्तर के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं। झारखंड विधानसभा में तृतीय मानसून पूरक सत्र के दौरान सदन में उपस्थित होने के बाद रांची के सर्किट हाउस में प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायक दलों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह निर्णय लिया गया कि आगामी 26 अगस्त की तारीख को एसआईआर के मुद्दे पर एनडीए गठबंधन के खिलाफ पार्टी नेताओं द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार बैठा से लेकर प्रदीप यादव ने अपनी बात खुलकर रखी। एक परिवार से 48 बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उस एड्रेस कहाँ से आया? एक गांव में 500 का एड्रेस नहीं होता है, एक टोला में 100 आदमी का एड्रेस नहीं होता है, 1000 आदमी का एड्रेस नहीं होता है। एक गलत काम हो रहा है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर संवैधानिक अधिकार दिया, इसका हनन ना हो, इसलिए हम लोग अलर्ट हैं और इसका कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। दूसरी ओर कृषि के संबंध में भी चर्चा परिचर्चा होगी, जिसमें हमारे विधायक दल के नेता उपनेता उसमें भाग लेंगे और फिर अपनी बात कहेंगे। झारखंड को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने पर जोर देते हुए राजधानी रांची में जुडिशियल एकेडमी की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। इस अवसर पर झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने शिरकत की। जानकारी के अनुसार बाल विवाह रोकथाम राज्य कार्य योजना से संबंधित इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला को लेकर बीते दिनों पत्रकारों से बातचीत हुई थी। मुख्य सचिव ने कहा कि झारखंड को 2020 तक बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने के लक्ष्य प्राप्ति हेतु कई दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा मौके पर पहुंची कोडरमा जिले की एक छात्रा छाया कुमारी ने बताया कि उसने खुद के साथ कई बालिकाओं का बाल विवाह होने से रोका है। इसी के साथ आपको बता दें कि राज्य में पहली बार सभी एसडीओ और डीएसडब्ल्यूओ को बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।
इसके अनुसार बाल विवाह निषेध अधिकारियों के रूप में 2023 में झारखंड सरकार द्वारा इन्हें अधिसूचित किया गया है। जो सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में अभी सचिव विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बताया, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, चाहे वो सावित्रीबाई फुले योजना हो, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे शिक्षा से संबंधित योजना हो, ये सारी योजनाएं मतलब ना केवल इस विभाग की बल्कि सभी विभाग की योजनाएं जो भी लड़कियों को टारगेट कर रही हैं, उसका उद्देश्य ये है कि लड़कियां एम्पावर्ड हों, पढ़ें लिखें, उनकी हेल्थ अच्छी हो। और पेरेंट्स के लिए हम लोग एक डेटरेंट का भी काम करेंगे, मतलब एक डेटरेंस भी होगा कि अगर कोई छोटी बच्ची की शादी करना चाहता है तो उसमें एक्ट में बहुत ही डिटेल प्रावधान है, उसमें सज़ा का भी प्रावधान है, फाइन का भी प्रावधान है, तो उनको रोकें। मतलब दो तरीके से हम लोग इसको अटैक करेंगे। एक तो कम्युनिटी लेवल पे जहाँ पे शिक्षा दी जाए, उनको लड़कियों को एम्पावर किया जाए। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर क्षेत्र के किसान इन दिनों यूरिया खाद की भारी कमी से जूझ रहे हैं। गोसाई बाग मैदान में यूरिया से भरा एक ट्रक पहुंचा जिसे 60 डीलरों के बीच बांटा जाना था, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना किसानों की मिली, हजारों की संख्या में किसान मौके पर इकट्ठा हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जब खेतों में धान की फसल को खाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तभी यूरिया उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ग्रामीण किसानों ने आरोप लगाया कि खाद की आपूर्ति में गड़बड़ी हो रही है और लाभ वास्तविक किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। कई किसानों ने बताया वे लगातार डीलर्स के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। इससे उनकी धान की फसल पर संकट मंडरा रहा है। करीब 2000 से अधिक किसानों के आक्रोश को देखते हुए स्थानीय थाने की पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और स्थिति को शांत कराया गया। खाद की बहुत सख्त जरूरत है, जो अभी इस समय में खाद आकर के भी नहीं मिलने पा रहा। हम लोग किसान जनता को खाद नहीं मिलने पा रहा है। नहीं खाद आकर के भी नहीं प्रशासन बांट रहा हो क्या? अरे सुबेरे से हम लोग हैं, गाड़ी आन के भाग गया, कहाँ गया कोई पता नहीं है। अब तक खाने बगैर ऐसी है पड़ल। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज दुर्ग में स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साव ने कार्यक्रम में कोका कोला, पेप्सी जैसी विदेशी पेय सामग्रियों को प्रतीकात्मक रूप से नाली में बहाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान देश के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान को जागृत करने का माध्यम है। क्रेडाई द्वारा लगातार 6वीं वर्ष प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन यहाँ हुआ है। क्रेडाई रायपुर की टीम ने ये 3 दिवसीय एक्सपो का आयोजन किया है। यहाँ पर 300 से अधिक बिल्डर, 300 से अधिक प्रोजेक्ट और 40 स्टॉल लगे हैं जो कि रेरा से अप्रूव्ड हैं। लोग यहाँ पर आकर पूरी तरह से संतुष्ट होकर अपने सपनों का आशियाना चुन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त को साय कैबिनेट का विस्तार हो गया, जिसमें गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहब और राजेश अग्रवाल को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और विभाग भी सौंपे गए। हालांकि इस विस्तार में कुछ ऐसे नेता भी थे जो अपेक्षा के बावजूद उपेक्षित रह गए। उन्हीं में से एक नाम है कुरुद विधायक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अजय चंद्राकर का। हाल ही में एक इंटरव्यू में अजय चंद्राकर ने मंत्रिमंडल में नाम न आने पर पूछे गए सवालों का बेहद संयमित और शालीनता से जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या मंत्री न बनाए जाने से उन्हें कोई तकलीफ है, तो उन्हें गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति सुनाई। उन्होंने कहा कि लोभ न शोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहूं रघुराया। छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी मीडिया के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर तीखे वार किए। संतोष पांडे ने कहा, जिस प्रकार से हमारी सरकार ने 3 नए ऐतिहासिक बिल लाए हैं, उसको लेकर विपक्ष बौखला गई है। संतोष पांडे ने कहा कि सदन के अंदर जो व्यवहार कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने किया वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और राफेल यानी संगीन का भी दुष्प्रचार, जवान से पहलवान तक और संगीन से वैक्सीन तक,
जिस प्रकार से दुष्प्रचार करने का काम और भ्रामक संदेश देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, वैसा ही एसआईआर को लेकर के है। एसआईआर यह आयुक्त का विषय है, इलेक्शन कमीशन का विषय है, सीईसी का विषय है, और इसके विषय में कोर्ट में है मामला, तो इसके विषय में वहां चर्चा हो ही नहीं सकती। और उसको वो जानते हैं, उसके बाद भी देश को भ्रमित करने की ये कोशिश करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। पंचायती राज मंत्री के बंगले के सामने लगातार 2 दिनों से पंचायत शिक्षक संघ के परिजन अनुकंपा नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति सरकार प्रदान करे, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। इसी क्रम में कल शाम एक महिला ने फिनाइल पी ली, जिससे प्रशासन में अफरा तफरी मच गई और उसे तत्काल मेकाहारा अस्पताल में एडमिट किया गया। पंचायत शिक्षक संघ की विधवा महिला जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही थी, उसने घातक कदम उठाते हुए फिनाइल पी लिया। उस पर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील शुक्ल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार असंवेदनशील हो चुकी है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव विदेश दौरे पर हैं, सरकार भगवान भरोसे चल रही है। पार्टी की असंवेदनशीलता है कि महिलाएं, विधवा महिलाएं लंबे समय से हड़ताल पे हैं और आज उसमें से एक महिला ने अपनी मांग को लेकर फिनाइल पी ली। कल ही यह महिलाएं सरकार को चेतावनी दे रही थी कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम घातक कदम उठाएंगे। उसके बाद भी सरकार का खुफिया तंत्र पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ। सरकार की असंवेदनशीलता के कारण एक महिला ने फिनाइल पी के घातक कदम उठाया है। इसके लिए सरकार दोषी है। मुख्यमंत्री विदेश दौरे पे हैं, सरकार राम भरोसे चल रही है, कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पे हैं, महिलाएं न्याय मांगने के लिए अपने जीवन को दांव पे। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका उद्देश्य है कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर सहित अन्य ज्वलंत 11 सूत्री मांगों का त्वरित निराकरण किया जाए। सारी की सारी जायज मांगे हैं। शासन के द्वारा निरंतर कर्मचारियों की मांगों की उपेक्षा और तिरस्कार किया गया है, तो अंततोगत्वा बाध्य होकर फेडरेशन को और नगर निगम के कर्मचारी संगठन को आज अनिश्चितकालीन 1 दिन का आकस्मिक अवकाश लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है। अगर शासन गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करके हमारी मांगों को अनदेखा इसी प्रकार करेगा तो भविष्य में आंदोलन के विस्तार करने की योजना भी बनाई जा सकती है। हम सब बैठेंगे। धमतरी में हाल ही में हुए ट्रिपल मर्डर कांड को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में आक्रोश फैलता जा रहा है। राजधानी रायपुर में घसिया समाज के लोगों ने न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में समाज के लोग इकट्ठा हुए और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने विधायक मोतीलाल साहू से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। जो कि अभी धमतरी में जो केस हुआ है, ट्रिपल मर्डर केस, जो कि संतोषी नगर के हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम अभी गृह मंत्री से निवेदन और अनुरोध करते हैं कि वो जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दे, इंसाफ दिलाएं। और इसके लिए हम जहां तक हो सके हम सारी महिलाएं एक साथ जाएंगी और सरकार से अनुरोध करेंगी। ये जो महिला समाज आज जो आंदोलन लेकर के चल रही है ट्रिपल मर्डर केस के लिए, हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। हालांकि मुआवजा से उन जो उनके घर के सदस्य गए हैं उनका तो भरपाई नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उनको मुआवजा मिले, उनको सहयोग मिले। थाना कवर्धा पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। इस तेज और प्रभावी पुलिस कार्रवाई से अपराधियों में भारी खौफ और आम नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाए जा रहे रजत महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में राज्य शासन की मंशा अनुरूप शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर खैरागढ़ में रजत जयंती फूड फेस्टिवल का रंगारंग आयोजन हुआ।
यह कार्यक्रम जिला पंचायत खैरागढ़, चुई खदान गंडई एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। अगली खबर कोंडागांव से, जहां जिला कोंडागांव के अंतर्गत ब्लॉक मकड़ी में ग्राम पंचायत क्षमतापुर के 2012-13 से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई। स्कूल भवन नहीं हो पाने के कारण पीएम श्री बालक आश्रम क्षमतापुर में इसको संचालित किया गया, लेकिन आज 2025 आ गया। 13 वर्ष गुजरने के बावजूद ग्राम पंचायत क्षमतापुर के शासकीय उच्चतर विद्यालय का भवन स्थापित नहीं हो पाया है, जिसके कारण यहाँ पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को बैठने में काफ़ी मुसीबत उठानी पड़ रही है। यहाँ हमारी समस्या है कि बैठने के लिए थोड़ा व्यवस्था नहीं है। तो 2013 से 25 तक 2025 हुआ, लेकिन यहाँ पर स्कूल भवन का निर्माण नहीं हुआ है। जी, ये आश्रम का बिल्डिंग है। हमारे स्कूल महासमंद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला इकाई महासमंद के बैनर तले आज जिले भर के कर्मचारी और अधिकारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल पर रहे। फेडरेशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां दतिया में नाबालिग से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी है। दतिया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के उड़नू की टोरिया में मंदिर के पास 5 युवकों ने नाबालिग के संग गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। 16 वर्षीय नाबालिग शाम को अपने 2 दोस्त के साथ घूमने गई थी। उसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंच गए और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। और फिलहाल स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।